कामरान साहब, इस सेगमेंट में हम आपसे थोड़े तल्ख सवालात करेंगे। आपके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा तो ज़्यादातर मुझे नेगेटिव चीज़ें मिली, वो आपसे मैं क्लियर कर लूँगा। हमारे देखने वाले चाहेंगे कि आप उन बातों को क्लियर करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को बुरा नहीं मानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, आप जब से आपने MQM में शमूलियत इख्तियार की है, शुरू में तो हालात काफ़ी ठीक चलते रहे, आगे जाके काफ़ी दोनों में आपकी तरफ से और MQM के जो रहनुमा हैं, इसके अलावा जो मेंबरान हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं, तल्खियाँ बढ़ती गई। क्या वजह थी? शुरू में तो ये सारे ही लोग जो आज सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, आमिर खान और खालिद मकबूल भाई, कंवर नवेद भाई, ख्वाजा इसहार, फैसल सब्ज़वारी, वसीम अख्तर, ये तकरीबन रोज़ाना मेरे इस घर में जहाँ जब बैठे हैं डेली आके 8-8 घंटे में। यानी शुरू में आपको सपोर्ट करते थे? सपोर्ट नहीं, मैं इनको सपोर्ट करता था। अच्छा। और काफ़ी ये सारे के सारे बैठे थे और मैं अगर ये कहूँ तो कम ना होगा कि इनमें से बेशतर एहसान फरामोश हैं। अच्छा। इन पे पर्सनली भी कुछ एहसानात किए मैंने। नहीं, ये कहते हैं कि फारूक सत्तार साहब बानी MQM को आपने ऐसा क्या घोल के पिलाया है कि उनकी 35 साल की साफत एक तरफ, सारी दोस्तियाँ एक तरफ और कामरान टिसोरी की हिमायत एक तरफ? फारूक सत्तार भाई ने मुझे ये लफ्ज़ कहा था कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, वो खुद उन्होंने ये कहा। अच्छा। इनमें से कुछ एहसान फरामोश हैं। फारूक सत्तार भाई एहसान फरामोश नहीं निकले। जिस आदमी ने इनको हैदराबाद का ऑफिस दिलवाया, जिस आदमी ने इनको हैदराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद का ऑफिस आपने दिलवाया? जी। और फारूक सत्तार भाई को पता है कि दिन रात एक साल मैंने जिस तरह इनके साथ बैठ के मेहनत की। मैंने जब कहा आपको कि दिलवाने से आपका क्या मकसद है? फाइनेंशियली आपने सपोर्ट की या सिर्फ जगह लेके बता दिया कि भाई यहाँ ऑफिस कर लो? इनके ऑफिस सील थे, इनकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा था, इनके लिए कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा था, ये सब खुद भागे भागे फिर रहे थे इधर से इधर। इनके पास बैठने की जगहें नहीं थी। और जिस वक्त मैंने MQM ज्वाइन की, MQM उस वक्त अपने डाउनफॉल की तरफ थी। सही। उस वक्त मैंने MQM को ज्वाइन किया। रात दिन मैंने जैसे कहा कि सुबह 11 बजे आते थे, रात 11 बजे तक यहीं बैठे रहते थे। हमने मीटिंग्स की, हुकूमत से बात की, हुकूमत से बातचीत करके ये ऑफिसेज जो सील थे वो हमने वापस लिए। अब उसके बाद मैं तो ये पूछता हूँ और आप इनसे पूछ लें कि कामरान टिसोरी ने MQM से लिया क्या है, और MQM से लिया भी कुछ नहीं, और MQM का नुकसान क्या किया है। ये दो बातों के जवाब ये दे दें। बाकी के जवाब फिर मैंने अभी जो कुछ दिए हैं इसके अलावा भी मैं वो कहता है मैंने 25 साल लगा दिए MQM में। जिन रहनुमाओं से मेरी बातचीत हुई है, आज तक हमें टिकट ऑफर किए नहीं। कामरान टिसोरी कल का बच्चा, उसको आए हुए 1 साल हुए नहीं और फारूक भाई ने उसको टिकट ऑफर कर दिया। ये मामला टिकट का नहीं है, कोई और मामला है। अगर 30 साल लगवाए थे और लगे हुए हैं, तो अगर किसी ने 1 साल में वो मेहनत की जो ये 25 साल नहीं कर सके, तो फिर नाअहल तो ये हुए ना। फारूक सत्तार करप्ट आदमी नहीं है, फारूक सत्तार को कोई पैसों की लालच नहीं है। उन्होंने कोई सिंसेरिटी देखी कौम के लिए, महाजरों के लिए, कारकुनों के लिए। और मैंने जैसे कहा कि मुझे भी बहुत सारी पार्टीज़ में ऑफर्स थी और हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं अभी भी हैं? बिल्कुल, आज भी हैं। देखें ना, आज हमारे लोग ही टूट टूट के, कोई PSP में जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। PSP के हवाले से अच्छा आपने ये आगे मेरा सवाल था, मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बात को बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं कि कामरान टिसोरी की PSP में कोई जगह नहीं है। सियासत में कभी किसी के लिए जगह बंद नहीं होती। मुस्तफ़ा कमाल भाई मेयर कराची के तौर पे बहुत अच्छे मेयर हैं, उन्होंने काम किया थे। सही। सियासतदान होना एक बड़ा लफ्ज़ है, और फिर सियासतदान के बाद लीडर होना। अगर वो एक अच्छे लीडर होते तो शायद वो ये बात ना कहते जो आपने की। अच्छा, ठीक है, यानी आपकी नॉलेज में बात है? नहीं, आप कह रहे हैं, मैं इस वजह से नहीं, आपने कहा था मैं PSP में मुझे ऑफर है, इसलिए मैंने मुझे तो सारी जमातों से ऑफर है। हाँ। मुझे तो मेरी अनीस कायम खानी भाई से आज भी बहुत दफ़ा बात होती है। अच्छा। तो मेरे ही घर, वो तो हर किसी से बात करते हैं। नहीं, लेकिन वो तो मेरे घर आके मीटिंग भी कर चुके हैं। MQM के रहनुमाओं का ये भी एतराज़ था कि आपको PS 114 के लिए टिकट दिया गया, वहाँ से भी आप हार गए, उसके बाद फिर आपको डिप्टी करने बना दिया। PS 114 का इलेक्शन मैंने तब लड़ा जब खालिद मकबूल सिद्दीकी यहीं आकर इस सोफे पे बैठे थे और वो मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फारूक सत्तार भाई भी मना करेंगे, पूरी पार्टी भी मना कर देगी, तो आप ना नहीं कर सकते, इसलिए कि 99% राब्ता कमेटी का ये ख्याल है कि कामरान टिसोरी भाई को इलेक्शन लड़ना चाहिए।
और जब अच्छा, ये उन्होंने 99% राब्ता कमेटी ने बोला था जी, पूरी राब्ता कमेटी ने, जिसमें फारूक सत्तार भाई मौजूद नहीं थे। फारूक सत्तार भाई मौजूद नहीं थे। अच्छा, फारूक सत्तार भाई के अलावा पूरी की पूरी राब्ता कमेटी 99 का लफ्ज मैंने इसलिए कहा सब मौजूद थे, यानी कि एक आदमी ने सिर्फ एतराज किया था, आमिर खान भाई ने। इसके बाद ऐसे क्या इख्तलाफात हुआ है कि आपके इतने खिलाफ हो गई है, जबकि आप कह रहे हैं कि 99% राब्ता कमेटी राजी थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। हाँ, और ये जो अभी सेनेट का टिकट दिया है, इसमें भी 11 लोग, मैं 6ठे नंबर पर आया हूँ। 6 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए। अच्छा, 10 के तो नहीं हुए, 6 पे राजी थे। हाँ, 6 पे खालिद मकबूल भाई को तो 3 वोट मिले थे, मुझे 11 वोट मिले। फैसल सजवारी भाई को 2 वोट मिले। तो अब आप बताएं, सेनेट के लिए जब खालिद मकबूल भाई को 3 मिल रहे हैं, फैसल सजवारी भाई को 2 मिल रहे हैं, तो आमिर खान भाई को 13 मिले, इसलिए वो 5वें नंबर पे थे। मैं 4थे नंबर पे थे, वो 5वें नंबर पे शायद शबीर कायम खानी थे। तो ये 11-12 के ही वोट मिले। फिर ये इख्तलाफात शुरू कहाँ से हुए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने 99 आप कह रहे राजी थे, मैं ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं कोई वो बात तो कह रहे आपने कुछ तो गोल के पिलाया फारूक सत्तार साहब को। नहीं, आप बताएं, 99% राब्ता कमेटी वोट दे रही है, फारूक सत्तार उसमें मौजूद नहीं है। सेनेट के लिए 11 अरकाने राब्ता कमेटी वोट दे रहे हैं, उसमें भी फारूक सत्तार का वोट नहीं है। सही। तो फिर फारूक सत्तार भाई का किस्सा कहाँ बीच में आ गया। बात यह है कि मैंने अगर कोई काम किया है और मैं कोई काम करता रहा पार्टी में, तो उसमें सबसे बड़ी वजह एक तो ये पैदा हुई कि ये कारकुनों में मकबूल है राब्ता कमेटी, और मैं जो था वो मेरी कबूलियत हो रही थी कारकुनों में। सही, ठीक है, मकबूल होने में और कबूलियत होने में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये तो सिर्फ चेहरे हैं जो नज़र आते हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये लोगों में नहीं जाते, कारकुनों में नहीं जाते। ये एक माफिया की तरह बैठ के राब्ता कमेटी में हुक्म चलाते, जो कि अब नहीं चला। आपने ग्राउंड पे जाके काम किया? ये आपके जाके काम किया। अच्छा। लोगों में घुल मिल के काम किया। दूसरा, मैंने मेयर कराची से राब्ता कमेटी के अंदर 6.25 अरब रुपए का हिसाब मांगा। ठीक है, आप देखें सारी सीक्वेंस उसके पास। किस हैसियत से आपने हिसाब मांगा? मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था। अच्छा। डिप्टी कन्वीनियर था। मैंने कहा कि आप हमें बताएं कि 6.25 अरब मिले हैं या नहीं मिले हैं। कई बयानात ये आते थे कि उनको पैसे नहीं मिले। और ये बात किससे की आपने? राब्ता कमेटी के अंदर सरबराह मौजूद थे, पूरी राब्ता कमेटी मौजूद थी। मैंने कौन सा बंद कमरे में सवाल किया? अच्छा। अब ये और बात है कि वो खबर लीक हुई और वो चैनल पे चलना शुरू हो गई कि कामरान टिसोरी ने उनसे हिसाब मांग लिया। मैंने लैंड क्रूजर का हिसाब मांगा, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि एक कारकुन जो जेल में है उसका बाहर निकालना जरूरी है बनिस्बत पहले लैंड क्रूजर लेने के। अच्छा। ये मेरी गलती है। आप ये देखें ना, मैंने तो महाजिरों के हकूक की बात की। यानी अपने कारकुनों को जेल से नहीं निकालने और लैंड क्रूजर खरीदने, ऐसे ये आपका इल्जाम है ना? ठीक है। आप मुझे बताएं ना, लैंड क्रूजर भी खुद खरीद रहे हैं, 6.25 अरब का हिसाब भी नहीं दे रहे, और कह रहे हैं कामरान टिसोरी तकसीम का जिम्मेदार है। हाँ, मैंने तकसीम की, इनके उन मफादात की जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा माइनस कामरान टिसोरी। जब एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे आप हिसाब दें, मुझे बताएं कारकुनों का क्या कसूर है, जान की कुर्बानी वो दें, शहीद वो हों, मफरूर वो हों, असीर वो हों, और मजे आप लोग ले रहे हैं। सही। और आप या तो फिर मफादात की सियासत करें और या नजरियात की सियासत करें। नजरियाती सियासत में तो आप नाम ले रहे हैं कारकुनों का, शहीदों का, और काम आप कर रहे हैं मफादात के अपने जाती। आप ऐसे, मैं आपको लिस्टें देता हूं जो कारकुनान जेल में जिनकी जमानतें हो गई आज तक अंदर पड़े। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बड़ा वकील पार्टी ने करके दिया है जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हैं जो बेगुनाह है? कोई ये वकील नहीं करके देंगे। इनके पास पैसे नहीं है, लैंड क्रूजर खरीदने के लिए पैसे हैं इनके पास। तो अब अगर इतनी तल्ख बात करने वाला आदमी मौजूद हो तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या उसके हक में बोलेंगे? अली भाई, आप भी इतने सादा आदमी हैं। आपको 1-1.5 साल हुए थे पार्टी में आए हुए और आपने हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो मांगा, इसमें तो मैं मानता हूँ गलती है मेरी, गलती है। लेकिन लोग कहते हैं ना आइंदा गलती नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आइंदा भी मांगूंगा। अच्छा जी, चलें देखते हैं आगे। आइंदा भी गलतियाँ करूंगा। ये बताएं कि इशरतुल इबाद साहब के जरिए आपने MQM में आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, बात सही है? मैं 2013 का जब इलेक्शन था तो मैं फंक्शनल लीग में था, और फंक्शनल लीग में पीर साहब अगाड़ा ये चाहते थे कि मैं नेमतुल्लाह साहब के सामने बैठ जाऊं। ठीक है। तो नेमतुल्लाह साहब मेरे घर आए थे और जमात इस्लामी ने रिक्वेस्ट की थी और हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस वक्त जो MQM के बड़े चैम्पियन थे आदिल सिद्दीकी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकियाँ दी और उन्होंने कहा कि आप MQM के हक में बैठ जाएं। ये आज तक मैंने किसी चैनल पे नहीं बताया, आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि MQM के हक में बैठ जाएं। आप MQM के हक में बैठे, नेमतुल्लाह के हक में नहीं बैठेंगे।
तो मैंने कहा कि भाई आदिल साहब ने आपको धमकी दी? जी, मुझे धमकियाँ ये देखी। 3 लोग थे ना, आदिल सिद्दीकी, बाबर गौरी और हमाद सिद्दीकी, जिन्होंने एतराज़ किया था आपके एमक्यू मैनेजर। नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता। आदिल सिद्दीकी ने एतराज़ किया। आदिल सिद्दीकी ने मुझे टेलीफोन करके धमकियाँ दी। तो मैंने उसके ऊपर ये किया था कि उस वक्त के मौजूदा गवर्नर इशरतुल इबाद से बात की और मैंने उनसे एक माकूल बात की थी। मैंने कहा देखें, मैं फंक्शनल लीग में हूँ और अगर पीर साहब पगाड़ा जिसके हक में कहेंगे मैं उसके हक में बैठूंगा, और या फिर मैं एमक्यूएम में शामिल हो जाऊँ तो फिर मैं एमक्यूएम के हक में बैठ सकता हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल मैंने 2013 में गवर्नर इशरतुल इबाद से भी बात की थी और भी साथियों से बात हुई थी जो एमक्यूएम में है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं एमक्यूएम के हक में बैठूं तो फिर मैं एमक्यूएम को ज्वाइन। अच्छा, 2013 में आप मुस्लिम लीग फंक्शनल में थे। तासुर ये जो आपके मुखालफिन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब आप फंक्शनल लीग में आए तो वहाँ भी काफ़ी इख्तलाफात शुरू हो गए। उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ शेख साहब से आपकी टसल हुई और वो आपकी वजह से पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए। ये तासुर सही है? ये बिल्कुल गलत तासुर है। मेरे आज भी सबसे अच्छे दोस्तों में इम्तियाज़ शेख साहब का नाम है। अच्छा। और जब वो छोड़ रहे थे पार्टी तो उससे पहले वो मेरे ही घर में बैठ के मशवरा कर रहे थे कि अब नागुरीज हो गया है पार्टी में चलना। तो मैं और जाम मदद अली और वो हम मशवरा कर रहे थे कि वहाँ पर नहीं कर सकते हम सियासत। तो मेरे ही पास बैठ के उन्होंने ये मशवरा किया था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और आप इस बात की उनसे तस्दीक कर सकते हैं। ये इल्ज़ाम है जिसको मैं मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पे भी था कि आपने उस वक्त के वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम के साथ दोस्तियाँ बढ़ाई, ताल्लुक़ जोड़ा और आपने चौकंडी कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर कब्ज़े की कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हो गए। जब गुलाब अरबाम साहब 2008 में इन पर बुरा वक्त आया तो आप उनका साथ छोड़कर फंक्शनल लीग में आ गए। बिल्कुल मेरी उनके साथ दोस्ती थी और चौखंडी कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो मेरे वालिद साहब ने यूएई की कंपनी के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट की इस शहर कराची के अंदर। अच्छा। और आज भी वो ज़मीन, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने उसको जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्क बनाने के लिए ज़मीन ली। सही। उसके बाद आज तक उसके नक्शे पास नहीं हुए, फिर उसका टाइटल चेंज कर दिया गया और करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चालान देने के बाद अगर आप पर या आपकी कंपनी पर कब्जे का इल्ज़ाम लगे तो मैं समझता हूँ यही वो मुराकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सही। असूली तौर पे तो शुक्रगुजार होना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का, कि किसी शख्स ने इन्वेस्टमेंट लाके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाके इस मुल्क में चालान भरा, गवर्नमेंट से ज़मीन ली और उसको डेवलप करना चाहता था। लेकिन आज भी बदकिस्मती से वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी है और जो उसकी अलॉटमेंट है वो एक कमेटी के थ्रू हुई। सही। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से उसको फॉलो किया गया और उसके तहत मिली है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि इसमें कोई कब्जा है या कोई ऐसी बात है। अच्छा, ये बताएं, आप उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। सही है। गनी साहब कहते हैं कामरान टसोरी साहब एक खुदकश बम्बार है, जिस पार्टी में जाते हैं टूट फूट का शिकार हो जाती है। कई बार वो कह चुके हैं। देखें, सईद गनी साहब मेरे सामने इलेक्शन लड़ चुके हैं। सही। और आपको हराया भी उन्होंने, धांधली से वो जीत चुके हैं। लेकिन सईद गनी साहब ने अगर मुझे खुदकश, कहते हैं कामरान टसोरी एक बम है, बम, तो मैं इसको तारीफ के ज़ुमरे में लूँगा। अच्छा। कि आप जो है ना जिससे डरते हैं उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़ आपसे और भी क्लियर करनी थी कि जिस ज़माने में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब वज़ीर दाखिला बने उस ज़माने में आप पे काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए कि बदीन की ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया, वो आप पे इल्ज़ाम थे। उसके बाद आपको इसी दौर में जेल भी जाना पड़ता। ये क्या मामला था? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने मुझे गिरफ़्तार करके अच्छा जेल भिजवाया। लेकिन ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि जो मुझ पर केस बना था वो बदीन में मोटरसाइकिल चोरी का केस था और वो मोटरसाइकिल भी 17 लोगों ने चोरी की, उसमें मेरा नाम डाला था। और ठट्टा से आते हुए मैंने अपनी लैंड क्रूज़र में, जिसका नंबर FIR में मौजूद है, उसमें से उतर के एक शहरी से मोबाइल टेलीफोन छीन लिया था। वो केस मुझ पे बनाया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों केसेस में बाइज्जत बरी हुआ। अच्छा, जेल जाना पड़ा था आपको? जी हाँ, 3 महीने या 2 महीने में जेल में रहा इन 2 केसेस में। अच्छा। और उस वक्त CPLC के जो जमील यूसुफ साहब हैं, उनकी जो C-ट्रैक कंपनी है, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में ये एविडेंस इन राइटिंग दिया था कि जिस दिन वो ये कह रहे हैं कि
कि मेरी गाड़ी ठट्टा गई थी और बदीन गई थी, उस दिन वो ट्रैकर कंपनी ने अपना अंडरटेकिंग दी कि उस दिन इनकी गाड़ी शहर कराची से बाहर गई। अच्छा, ये केस आप पे चल रहा है, खत्म हो गया? नहीं, बाइज्जत बरी हो चुकी, बरी हो गया, 5 साल हो गए इस केस। ठीक है, यानी वो झूठा केस बनाया गया था कि 17 लोगों ने। अगर आप समझते हैं मैं आपका मोबाइल चोरी कर सकता हूँ तो फिर ठीक। नहीं अच्छा, ये बताएं कि महमूदाबाद CTD की एक मुलजिम अरशद की गिरफ्तारी हुई थी, अगर आपको याद हो, जिसपे उसने आप पे काफ़ी इंकशाफात किए थे कि PS 114 के इलेक्शन में कामरान टिसोई साहब और फारूक सत्तार ने खुफिया मुकाम पर लंदन सेटअप से मीटिंग करवाई थी, और ये इस बात का आपको डर था कि इदारे आपसे पूछगछ करेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपने बीमारी का बहाना बनाया और अस्पताल में दाखिल हो गए। किस हद तक इस बात में सदाकत है? मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई अलल ऐलान ये कह चुके हैं कि उनका लंदन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद की सियासत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि फारूक सत्तार भाई को या मुझे किसी से छुप कर मिलने की ज़रूरत है। सही, इदारे मौजूद हैं, इदारे इंक्वायरियाँ कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ किसी को भी जवाब देने के लिए। ये बात सही नहीं कि आप बीमारी का बहाना बना के अस्पताल में दाखिल हुए थे? 100% गलत इल्ज़ाम, और इसमें कोई हकीकत नहीं। ठीक है, जब आप अस्पताल में एडमिट थे, आमिर खान साहब मिलने आए थे आपसे? आमिर खान भाई के अलावा 99% पार्टी में सब आए थे? सब आए थे। आपके प्रोग्राम का नाम व्यापार नहीं बल्कि इल्जाम होना चाहिए। फरमाइशी प्रोग्राम आज आपने करना था। नहीं, मैं चाह रहा हूँ देखने वाले को हर चीज़ क्लियर हो। दिल पे क्यों ले रहे हो? जब मैं नहीं ले रहा तो तुम क्यों ले रहे हो? असल टिसोरी आप नहीं है अली भाई, आप भी इतने सादा आदमी हैं। एक आप पे इल्ज़ाम और है कि आप जो हैं वो खुद को ताकतवर इदारों का नुमाइंदा जाहिर करते हैं पार्टी वालों के सामने। ये कई बार लोगों ने बताया भी मुझे, क्यों? देखें, नंबर 1 बात तो यह है कि ताकतवर इदारों का नाम लेकर या जाहिर करता तो इतने सारे इल्ज़ाम आप थोड़ी लगा रहे होते मुझ पर बैठ के। फिर तो आप सारी तारीफ़ें कर रहे होते मेरी। ये भी एक उन्हीं इल्ज़ामात की तरह हैं जो पहले आपकी तरफ से लोगों ने आपको बताए और आपने मुझ पर लगाए। मैं भी इसको मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं समझता हूँ कि मुझे किसी का नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हुआ है, और मैं किसी का नाम इस्तेमाल करके साइकिल से लैंड क्रूज़र पे नहीं आना चाहता। उनको डराते हैं पार्टी के? मैं समझता हूँ कि MQ वालों को डराना ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, ऐसा है नहीं। उनसे डरना चाहिए? मैं तो नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन अगर कोई डरता है तो वो और बात है। जब फारूक साहब गिरफ्तार हुए थे, ये मुझे खुद बताया बहादराबाद वाले बड़े सीनियर बंदे ने कि उनकी ज़मानत के 42 लाख रुपए आपने दिए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो हैं, उनका जो किरदार है 35 साल में वो किसी से ढका छुपा नहीं। सही। उनके पास शायद इतने पैसे हुए ना कि वो अपनी ज़मानत खुद दे सकते हों। ज़रूर सारे लोग मिलजुल कर ये काम करते रहे हैं। जो दोस्त हैं हम सब मिल के पार्टी के अंदर भी कभी ज़रूरत होती है तो जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डालते हैं। सब कहते हैं फारूक सत्तार के लिए कामरान टिसोरी ऐसा है जैसे इमरान खान के लिए जहांगीर तरीन। और आपने ये भी इल्ज़ाम है, मैं थोड़ा ऐड कर दूं फिर आप जवाब दीजिएगा, कि बुलेट प्रूफ गाड़ी आपने इनको दी है, लेकिन आप आज तक इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से बता चुके हैं अपने टीवी प्रोग्राम में कि उनके पास एक पुरानी किस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें मेरे ख्याल से 20-25 लोगों ने हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा। किसी ने टायर लगवाया, किसी ने इंजन लगवाया, किसी ने। यानी आपका हिस्सा भी है उसमें? नहीं, मैं उस वक्त तो पार्टी में था ही नहीं। मुझे तो अभी 1 साल हुआ है पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, तो इस बात को आप बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ठीक है, आप पे काफ़ी ये भी इल्ज़ाम हैं कि असल टिसोरी आप नहीं है, असल टिसोरी हरीम मर्चेंट साहब जो दुबई में बैठे हैं वो है। जहाँ तक असल और नकल की बात है तो ये तो बड़ा ऐसी बात हो जाएगी कि साबित करने में शायद एक प्रोग्राम आपको करना पड़े। हनीफ मर्चेंट साहब से मेरी दुबई के अंदर पार्टनरशिप थी, ठीक है, जो 7 साल पे मुहित है, ठीक है, और एक बिजनेस डिस्प्यूट है बिटवीन मेरे और उनके दरमियान।
अच्छा, जो एक दूसरे के दरमियान है। अच्छा ये है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ यूएई का नहीं है, ना ही किसी सियासतदान का किसी सियासतदान से है। कोर्ट में केस चल रहा है, कराची में भी और दुबई में भी। उसका फैसला आएगा। उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर भी कटवाई है दुबई में, और ये भी कहा जाता है कि आप दुबई नहीं जा सकते एफआईआर की वजह से, और गालिबा उन्होंने कोई वही केस यहाँ के एफआईआर को मुंतकिल किया है कि कामरान टिसोली के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपके सवाल में ही जवाब है। जब वो ये सब कर चुके हैं तो फिर इंतज़ार कीजिए कि एफआईए क्या करती है और कोर्ट क्या करता है। आपका एक बयान था गालिबा, आपने जाग के किसी प्रोग्राम में बोला था कि मेयर वसीम अख्तर क्लर्क बनने के भी काबिल नहीं है, पार्टी ने इनको मेयर कराची बना दिया। ये बयान नहीं था मेरा। मैंने एक मिसालतन कहा था कि एमक्यूएम के अंदर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नहीं मैं आप रिकॉर्डिंग से मैच कर लीजिएगा, जो सवाल उन्होंने किया था आपने उस पूरे सवाल को नहीं दोहराया अपने इस सवाल में। मैंने उनसे सवाल उन्होंने मुझे किया था और जवाब मैं ये दे रहा था कि एमक्यूएम में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये वो जमात तो है नहीं कि जिसमें इलेक्टेबल्स हों और वो आते हों और उनको नवाजा जाता हो। ठीक है, एमक्यूएम में कोई भी शख्स जो नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे, उसको एमक्यूएम नवाजती है। ठीक है, मैंने ये जवाब दिया था कि अगर वो ज़ाती हैसियत में क्लर्क भी ना बन पाते, ये तो एमक्यूएम की मेहरबानी थी। अच्छा, कि जिन्होंने उनको मेयर कराची बनाया, और एमक्यूएम ने ही उनको मेयर कराची बनाया। आप बताएं, अगर एमक्यूएम नहीं चाहती तो ना वो वज़ीर दाखिला बन सकते थे, ना वो मेयर बन सकते थे। तो फिर आप बताएं कि जो आदमी खुद नहीं बन सकता हो, तो उसमें जो लफ्ज़ मैंने कहा वो अपनी जगह पर कायम है। आमिर खान साहब सबको गुमराह कर रहे हैं, वो इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि पार्टी टूट जाए। वो सियासतदान नहीं है। क्यों? सियासतदान जो होता है उसमें लचक होती है। वो अपनी बातों के में ज़िद और अना को पहले आगे नहीं रखता। पॉलिटिक्स के अंदर किसी बात पे अड़ा नहीं जाता, और ये तीनों चारों चीज़ें उनमें मौजूद हैं। अच्छा, वो बातों पे अड़े हुए हैं, किसी चीज़ को पॉलिटिक्स के तहत लेने के बजाय ज़ाती अपने ऊपर लेते हैं। जब ज़ातियात पर आप ले जाएंगे हर बात को तो उनका हल नहीं निकल पाता। मैं तो आज भी सियासी डायलॉग करने के लिए हर एक से तैयार हूँ। आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते उनसे? आपने कोशिश क्यों उनसे कभी रब्ता नहीं, मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मेरे जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, वो इन मामलात को पार्टी हेड के तौर पर, वो तो उनको मनाना बिल्कुल नाकाम है। ऑफिशियली किया था, और अब भी जिस दिन मैंने समझा कि मुझे करने हैं तो फिर उस दिन वो मान भी जाएंगे। आपकी एक फुटेज आई थी हैदराबाद में, आप दोनों एक साथ बैठे हुए थे, मैं मज़ाकरात के लिए वो गया था। सामने बैठे हुए थे, आप बिल्कुल उनके फ्रेंड पे, मैं लेकिन मज़ाकरात करने गया था, लेकिन उस वक्त मज़ाकरात का जो दौर था, दौरानिया था, वो एक तो हैदराबाद में था, उसके बाद फिर रात को सरदार साहब के यहाँ शुरू हुआ जो सुबह 6 बजे तक चलता रहा। लियाकताबाद यौम तासीस के मौके पे आप फारूक सत्तार से नाराज़ हो गए थे। सरदार अहमद साहब ने उनको मशवरा दिया था कि टिसोरी साहब स्टेज पे खिताब नहीं करेंगे, लेकिन आप बज़िद्दे में खिताब करूँगा। सियासत में हर आदमी अपना रोल प्ले कर रहा होता है और वो चाहता है कि वो भी आगे बढ़े जैसे दूसरे चाहते हैं। सरदार अहमद साहब की माशाल्लाह 80 साल की एज है और वो आज भी सियासत में हैं और स्टेज पे ही थे। अच्छा, हर आदमी अपनी जगह चाहता है, कोई किसी को अपनी जगह नहीं देता। ये भी कम देखा होगा आपने कि डिप्टी कन्वीनियर बनने के बाद कोई कारकुनों में जाके बैठे। एक मिसाल आप एमक्यूएम में लोगों की दिखा दें, सही, नीचे ज़रूर बैठे होंगे लेकिन वो तो कहते हैं एमक्यूएम है मिडिल क्लास जमात की, हम तो ऐसी कोई फुटेज दिखाइए ना मुझे जिसमें कोई डिप्टी कन्वीनियर कारकुनों के साथ बैठा हुआ हो। अच्छा, यही बात उनको आपकी बुरी लगी? मैं समझता हूँ बातें तो बहुत सारी हैं बुरी लगने वाली, और जब बुरा मानने का मूड बना लिया जाए तो फिर बात पर मूड खराब किया जाए। कामरान टिसोरी साहब जब से एमक्यूएम में आए उसी वक्त से बगावत शुरू हो गई, एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हो गई। ये मैं नहीं, सलमान मुजाहिद साहब के स्टेटमेंट है। देखें, ये सवाल अगर मैं इस तरह से करूं कि 22 अगस्त को जिस एमक्यूएम पाकिस्तान को फारूक सत्तार भाई ने संभाला, उस वक्त एमक्यूएम कहाँ थी? सही, अगर आप 2013 में देखें, इशरतुल इबाद भाई कहाँ हैं आज? हैदर अब्बास रिजवी कहाँ है? सही, वासे जलील कहाँ है? सब गायब है। बाबर गौरी साहब कहाँ हैं? शमीम सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? सवाल तो फिर पूरा करना चाहिए ना कि जो इस आदिल सिद्दीकी कहाँ है? यानी जो इस एमक्यूएम को इस पाकिस्तान में चला रहे थे,
वो तो कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। सब गायब हैं, कारकुनों में टिसोरी साहब खड़े हैं। नहीं, कारकुनों के दरमियान में कहाँ है आप? पिछले 20 सालों से जिन लोगों के हाथ में एमक्यूएम की बागदौड़ थी, या 14 साल समझ लें, सही, जब वो अपने अपने मकाम पे नहीं रहे, फेडरल मिनिस्टर नहीं रहे, सूबाई मिनिस्टर नहीं रहे, गवर्नर नहीं रहे, तो वो मुल्क से बाहर चले गए ना। ठीक है। किसने जाके कारकुनों के साथ काम किया? और उसके बाद जो लोग 22 के बाद फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े हुए, उनमें 2-3 महीने बाद तो मैं भी आ गया। और जब मैं आया उस वक्त भी लोग छोड़ छोड़ के आपके एमपीएस और एमएनएस जा रहे थे ना। सही। कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ पीएसपी में। तो मैंने तो एमक्यूएम को जब ज्वाइन किया, उसके बाद का पीरियड देखें, 7 महीने कोई एमक्यूएम को छोड़ के नहीं गया। बहादुराबाद ने शर्त रखी थी कि कामरान टिसोरी साहब टंकी ग्राउंड में स्टेज पे नहीं बैठेंगे। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने शर्त रखी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने मान ली, और मैं तलाशी देकर कारकुनों में जाके, हाँ मैं देखें, मैंने तो साबित किया ना कि मैं छोड़ के नहीं भागा एमक्यूएम को। यहाँ पर लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, वो छोड़ के भागे मुल्क छोड़ के। जो मजे लेते रहे एमक्यूएम में 25-30 सालों में, वो तो भाग गए। कारकुनान इसी शहर में मौजूद हैं, जेलों में, मफरूरी में या शहीदी में। जिन्होंने मजे लूटे, जो साइकिल पर आए थे और लैंड क्रूजर में पहुंचे, फ्लैटों से आए थे किराए के, और आज बंगलों पे हैं। इतने इख्तलाफात हो गए, आपको बहादुराबाद नहीं जाने दिया गया, टंकी ग्राउंड के बाहर आपको वीआईपी गेट पे रोक लिया, स्टेज पे नहीं बिठाया गया, इतनी आपकी इस पार्टी में बेइज्जती की गई, आप क्यों नहीं इस पार्टी को लात मार देते? पर आपको, आप जैसे आप कह रहे हैं, आपको इतनी ऑफर्स हैं। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए, क्यों इनको बनाने में लगे हैं आप? हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 वजूहात की बिना पे इस पार्टी के अंदर मौजूद हूँ। जी जी। एक, मैं खुद महाजिर हूँ, कराची का रहने वाला हूँ, और सेकंड, मुझे पता है कि ये सारे मिला के 15-16 लोग हैं, जो 8 का टोला है। जिन 15 का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एमक्यूएम का सरमाया है, सरमाया। अरे भाई, वो जो पहले 15 सरमाया वो था, नहीं चाहते आप एमक्यूएम में आए। वो जो पहले 15 का था, ये तो आखिरी 15 है भाई। अच्छा। जिनको उस वक्त की 15 पूछते तक नहीं थे कि ये हैं क्या। आप, मैंने पहले 15 के नाम लिए, उनके सामने तो ये बच्चे थे ना 15, ये तो बच्चे 15 ऊपर आ गए, जो छोड़ के चले गए। हाँ, वो नहीं रहे, तो ये 15 जो है, इनकी तो इन बच्चों का कब्जा है भी एमक्यूएम पे, वो नहीं चाहते आपको एमक्यूएम में देखना। आप देखिएगा, नजरियाती कारकुनान ये कब्जा खाली कराएंगे। ठीक है। क्योंकि फारूक सत्तार भाई ने इस एमक्यूएम को बचाया था, इन्होंने इस पर कब्जा किया है, और ये कब्जा जो है इंशाल्लाह कारकुनान खाली करा लेंगे। ये कारकुनान की जमात है, और कारकुनान बहुत प्यारा है, बहुत समझदार है। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन कारकुनों ने मोहब्बत छोड़ दी, या आप मुझे बताएं, 15,000 18,000 जो भी उस दिन कारकुनान बैठे थे, कामरान टिसोरी बगैर किसी सिक्योरिटी के उन्हीं के दरमियान में था ना। किसी एक कारकुन ने तो मुझे हाथ पकड़ के नहीं कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए। लोग तो मुझसे सेल्फियां बना रहे थे। वीआईपी गेट पे आपको रोका भी गया था। मुझे तो कहा आप कारकुनान के गेट से जाएंगे। आप, मैं कारकुनान के गेट से, चेकिंग भी हुई थी आपकी, तलाशी भी हुई, लेकिन आप फिर भी आपने बुरा नहीं माना। मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन कारकुनान ने मुझे कहाँ बिठाया ये देखे ना, उन्होंने अपनी पलकों पे बिठाया। अच्छा। हजारों लोगों ने मेरे साथ सेल्फियां बनाई, और उस ग्राउंड से वापसी पे मुझे अपनी स्टेज पे बैठे थे, वो आपको लीडर नहीं देखना चाहते। कोई बात, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जिन्होंने उनको लीडर बनाया हुआ है, जब वही उनको उतार देंगे तो वो कहाँ के लीडर रहेंगे। अगर मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करता हूँ, चैलेंज आए, ये 8 के 8 रिजाइन करें, हाई कोर्ट के नाजिर की सुपरविजन में नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अगर मैं हार गया, अच्छा, मैं चैनल पे आके इनसे माफी मांगूंगा, इनको सलूट करूंगा। ये आप चैलेंज कर रहे हैं? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, बहादुराबाद और पीआईबी दोनों को चैलेंज कर रहा हूं। अगर मेरे हाईएस्ट वोट ना हो डॉक्टर फारूक सत्तार के बाद, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, फारूक सत्तार की हिमायत आप जरूर करेंगे। पीआईबी और बहादुराबाद को बहरान में कलीदी किरदार में अदा करने में ख्वाजा इजहार का मेन रोल है, क्यों आपने कहा था ये? देखिए, ख्वाजा इजहार भाई सियासतदान बनना चाहते हैं, चालाक भी हैं, समझदार भी हैं। मैं कहता हूँ 22 से पहले उठा के देख लेना, ये ख्वाजा इजहार भाई और फैसल 22 अगस्त से पहले जब फारूक सत्तार भाई ने टेक ओवर किया, उससे पहले और 2013 की एमक्यूएम में ये जो आज लीडरान बन गए हैं, इनका नाम और निशान कहीं नहीं था। ये किसी फैसलों में कभी नहीं बैठे, ये कभी राब्ता कमेटी में नहीं थे। ये तो अभी इस बार इनको मौका मिला, फारूक सत्तार भाई की शराफत का फ़ायदा उठा लिया, चलते फिरते लीडर बन गए, और कैसे ही बस। अच्छा, ये बताएं, प्रोग्राम में आप अपने आखिरी मराइल की तरफ है, इतना सारा होने के बावजूद अगर आपको अब एमक्यूएम एक्सेप्ट कर भी लेती है,
तो आप समझते हैं आपकी वो इज्जत होगी जो होनी चाहिए? अरे भाई, MQM एक्सेप्ट करे ना करे मुझे उसकी परवाही नहीं है। मैं कारकुनों में जितनी कबूलियत रखता हूँ और जिस तरह कारकुनान के मैं अगर आपको मैसेजेस दिखाऊंगा भी, आप प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप देखिएगा और उनके वॉइस मैसेजेस देखिएगा, यही तो खतरे की घंटी है उनके लिए, जो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए माइनस कामरान रसूली। अब मार्केट में इतलात ये भी है कि फारूक सत्तार साहब भी आपको छोड़ चुके हैं। नहीं, हैदराबाद ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। फारूक अब आप सत्तार अकेले भाई और तनहा खड़े हैं। शायद पाकिस्तान में किसी सियासतदान की इतनी तारीफें दिल से ना सुनिए। ठीक है। जब लोग आपको प्यार करें, लोग आपको सच्चा कहें और लोग आपको ये कहें कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर मैं क्यों छोड़ के मैदान भाग जाऊं? देखें ना, मेरे मफादात तो है नहीं, मुझे कुछ MQM से नहीं चाहिए। मैं तो जिस जमात के ज़िम्मेदारान कारकुनान आपको इतना प्यार करें और आपको वेलकम करें, तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारी इनसे जान छुड़वाएं, तो मैं तो उन कारकुनों की जान छुड़वाने के लिए इस MQM में अब ठहर गया हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मैं कामरान टसूरी, कारकुनान कह रहे हैं कि इस टोले से आप उनकी जान छुड़वाएं। ये काबिज टोला है, ये इतने तेज़ लोग हैं, इनको पता है इनकी कोई कबूलियत मकबूलियत नहीं बची कारकुनों में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा? जब इतना बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो अगर ये इज्जतदार हो, कुछ शर्म हया वाले हो, तो सबसे पहले तो खुद घर चले जाए। क्योंकि जिसने पार्टी बचाई, जो सबसे सीनियर आदमी डॉक्टर फारूक सत्तार, ये उनको निकालने पे खड़े हो गए। फारूक सत्तार भाई ने बारहा कहा कि भाई किसी भी न्यूट्रल आदमी के साथ बैठ जाए, किसी भी नाजिर के साथ बैठ के नया इंटर पार्टी करा लें। आप भी लड़े, हम भी लड़ते, इस पे राजी नहीं होते। राजी क्यों नहीं होते? सवाल तो ये पूछे ना इनसे। ठीक है। मैंने फिर एक और चैलेंज किया है। अच्छा। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैदराबाद में जिस हल्के से MNA है, वहां मुझसे खड़े होकर कारकुनान का इलेक्शन लड़ लें। अगर मैं हार गया, मैं सियासत छोड़ देता हूँ। कंवर नवीद जमील कारकुनों का इलेक्शन लड़ लें जहां से वो चाहते हैं, अगर मैं हार गया सियासत छोड़ देता हूँ। फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार और आमिर खान अपने अपने हल्कों से आपके साथ लड़े। अपने अपने हल्कों से इलेक्शन नहीं, कारकुनान है ना उस इलाके में, ठीक है, जिन पे ये कहते हैं कारकुनान है हमारे, उन कारकुनान का मुझसे इलेक्शन लड़े और मीडिया के सामने लड़े। एक बॉक्स रखते हैं, ठीक है, उस इलाके के कारकुनान से कहते हैं कि आप वोट करें। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं हम। मेरे साथ आ जाए, मनाजरा कर लें आपके प्रोग्राम में। ठीक है। मैं इनके सामने कुरान रखता हूँ और जो बातें मैं कर रहा हूँ इनसे कहता हूँ वजू करो, इस पे हाथ रखो, कि तुम 8-8 घंटे बैठ के कामरान टसूरी के साथ क्या बातें करते थे, और अलहदा आके सब मुझसे ये कहते थे कि यार आप हमारे पे हाथ रख दें, हमसे मिल लें, छोड़े फारूक सत्तार को। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या क्या बातें मैं चले जाते आते एक चीज़ और बता दें, लियारी एक्सप्रेस वे आपका बड़ा नाम आता है ज़मीनों में कब्जे में। ये हरीफ डॉक्टर महबूब, ये साहब कौन है, और ये खुर्रम उल हक, देखें इनसे आपके क्या ताल्लुक? मैं तो समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम का नाम व्यापार नहीं बल्कि इल्ज़ाम होना चाहिए। और अगर फरमाइशी प्रोग्राम आज आपने करना था तो कोई मसला नहीं था। मैं तो हर बात का आपको जवाब दे रहा हूँ और खुश इसलूबी से और मुस्कुरा के दे रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा एंकर वो होता है जो किसी की फरमाइश पे सवाल नहीं, मैंने किसी की फरमाइश पे नहीं है। चले कोई बात, इसका भी जवाब मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। चले इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ कि मैंने सारी रिसर्च नहीं ठीक है नेट से उठाई है। अरे भाई दिल पे क्यों ले रहे हो? जब मैं नहीं ले रहा तो तुम क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छी बात है। लियारी एक्सप्रेसवे में मेरे पास एक ब्रोकर आया था जिसने कहा कि भाई यहाँ पर 1-1.5 लाख में प्लॉट मिल जाता। तो आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात है कि मैंने अपनी ज़कात में से कुछ प्लॉट्स लोगों के नाम पर करवाए, ट्रांसफ़र हुए, लीगली हुए, जो वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने करके दिए। और जब वो बेचारों ने घर बनाने के लिए वहाँ पर गए, सही, तो पता चला कि ये सारे प्लॉट कुछ लोग जिनके नाम आपने लिए, ब्रोकर्स हैं, वो डबलिंग करते हैं और एक माफिया है। अच्छा, ये वो लोग हैं? इसमें से एक नाम जो आपने महबूब उल हक, एक गरीब डॉक्टर महबूब थे, तो उन लोगों ने वहाँ पर यही सब कुछ किया जो एक लैंड ग्रैबर्स करते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जगह पे आवाज़ उठाई और आज भी उठाऊंगा। अगर किसी की भी जगह पर कब्जा होता है, किसी भी आदमी को उसका हक नहीं मिलता और प्लॉट डबल्स होते हैं, तो आप अगर उसकी आवाज़ उठाएं, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरे पास 10 लोग। आपका इल्ज़ाम था आपने इन लोगों के साथ मिल के वहाँ कब्जा किया। तो इल्ज़ाम है ना, तो मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और एक सियासतदान भी हूँ। मुझे 80,000 50,000 के प्लॉटों पे कब्ज़ा करने का कोई शौक़ नहीं। जिसकी चौखंडी पर अरबों रुपए की ज़मीन पड़ी हो, वो अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। इसके अलावा भी हमारी कई ज़मीनें इस शहर में फैमिली की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप MQM के उस
पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहे, जो साइकिल पर आया था या 40 गज के घर में था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान, बहुत शुक्र है कि हमारी फैमिली को, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3 बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिला है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स मिलते हों और गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल इस मुल्क के सदर और उस वक्त के आर्मी चीफ दे रहे हों, तो वो शायद इस किस्म के इल्ज़ामात ही हो सकते हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कामिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आपने हमारे सवाल को बुरा नहीं माना होगा। नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, मैंने कहा प्रोग्राम का नाम चेंज करें, ठीक है, व्यापार के बजाय इल्ज़ामात। शुक्रिया।